हेलो सभी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है चैनल पे। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि होने वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि आप देख रहे हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंडररेटेड आपका टॉपिक है, क्योंकि पिछले 2 साल से इसके ऊपर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो उम्मीद है इस बार आने की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक्चुअल में समझना है कि ऑप्टिक्स या लाइट में क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले हम इसमें इसका डेफिनेशन और जो बेसिक चीजें उनको पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसके अच्छे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। तो बेसिक जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपका डेफिनेशन है, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं, आपने एक स्नेल्स लॉ पढ़ी है, विच इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, which is always a constant। ये आपने किया होगा। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, और हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है, इसके बारे में क्या कहना है? ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट कुछ नहीं होता है। ये कांस्टेंट एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। इसको आप लोग म्यू लिखो या एन लिखो, एक ही बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये आपका एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। तो आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन एक और देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम लिख नहीं सकते। तो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला है वो होता है n इक्वल्स टू c/v। इसी को हमको डिफाइन करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in medium। ठीक है, तो जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में, देखो अभी हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो और उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लोग हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे। बट अभी आप लोग मीडियम छोड़ दो, अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, एयर में किसी भी लाइट की या फिर किसी भी कलर की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, जो कि मैक्सिमम है। इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये एक रेशियो है। जैसे कि मैंने बोला, इट इज अ रेशियो। तो वो कभी आपसे इसकी यूनिट अगर पूछें गलती से, तो आप बोल देना इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो। ठीक है, तो ये जो अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा ना, इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पेशल नाम है, इट इज स्पेशल नेम व्हिच इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा था कि विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जब हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, बिकॉज एयर इज द लाइटेस्ट मीडियम। जैसे आपने 9th में शायद किया होगा रिलेटिव डेंसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ना, हमारा जो लाइटेस्ट मीडियम है वो वाटर है। हम लोग डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। बट ये जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, मतलब क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी का? जैसे हम लोग नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है कि एक गिवन वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है, मतलब एक चीज कितनी ज्यादा रिजिड है, हम ये चीज बोल सकते हैं। तो ऐसे ही ऑप्टिकल डेंसिटी में आपको क्या समझना होता है कि अगर एक लाइट है, सपोज करो एक ही आपका गिवन मीडियम में लाइट है, तो ये लाइट इसके अंदर से कितनी फास्ट निकलेगी या फिर कितनी स्लो निकलेगी, वो डिपेंड करती है कि इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। एंड ऑप्टिकल डेंसिटी इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने का तरीका। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हम हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में निकालें, है ना, लेकिन एक कांस्टेंट हमेशा आपको ऐसी वैल्यू के हिसाब से निकालना होता है जो हमेशा हमारा स्टैंडर्ड है। तो हमारा स्टैंडर्ड जो है इन टर्म्स ऑफ स्पीड,
वो हमारा एयर है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आपके एनसीईआरटी में चार्ट है वो आपको सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ही गिवन है। जैसे ग्लास का आपको पता होगा 1.5 है, वाटर का 1.33 है, ठीक है, और फिर आपका लास्ट में आता है डायमंड विच हैज 2.4। तो ये सारे आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने निकाले हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एयर हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना हो कि ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है और कम किसका है, तो हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे इस चीज में सबसे ज्यादा आपका डायमंड का है, फिर ग्लास है, सबसे कम वाटर है, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करने का तरीका है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में मेजर नहीं करेंगे तो देखो हर जो गिवन मीडियम है उसका फिर अलग अलग मीडियम के रिस्पेक्ट में अलग अलग आएगा। जैसे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अलग आएगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल अलग आएगा, तो हम फिर स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए कि जो हमेशा फिक्स रहे। तो जैसे कि अभी हमने करा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to water is with respect to air is a constant, ठीक है। अब फिर अगर हमें किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो वो हम इसके बाद चलेंगे। पहले मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको 1.5 दिए, स्पीड ऑफ लाइट हम जानते ही हैं, ये ऐसा एग्जाम में आ जाता है, बहुत आपका बेसिक क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू c बाय v। n इज 1.5, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो v की वैल्यू जो आ गई वो आई 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, दिस इज 2। तो आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो जैसे ही लाइट ग्लास में जाती है तो 3 × 10⁸ से कम हो गई, जो कि हो गई 2 × 10⁸। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप बहुत इजीली, अगर आपको स्पीड गिवन होगी तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और देता हूँ, सुनो, देखो इसमें तो जैसे मैंने आपको c की वैल्यू देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको याद होनी चाहिए। मैंने एक पर्टिकुलर मीडियम में आपको ना स्पीड दे दी 2.25 10⁸। तो अगर मैं आपको स्पीड दे देता हूँ तो मैं ऑब्वियसली आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछूंगा उस मीडियम का। मैंने उस मीडियम का नाम नहीं दिया, बस आपको बताना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे n इज इक्वल्स टू c बाय v 3 × 10⁸। देखो 2.25 को हम लोग पता है 9/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 9/8 लिख सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आपको अगर डेसिमल में करना है तो डेसिमल के अंदर भी कर सकते हो। सॉरी 9/8 9/4 लिख सकते हैं, सॉरी 9/4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 4/3, ठीक है। फोर बाय थ्री अगर आपको डेसिमल करना है 1.33, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर, ठीक है। तो ये तो है इसका एक बेसिक, मतलब जहां पे आपको गिवन वैल्यूज दी होंगी और आपको बस फॉर्मूले में एडजस्ट करना होगा उसको। चलो अब और आगे चलते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम्स वो कम हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में भी आपको विजिबल है n इज इक्वल्स टू c बाय v। अब देखो c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो डायरेक्टली यहां से क्या पता लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा आपकी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू या 2 मार्कर या 1 मार्कर बहुत आते हैं। अब जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देता हूँ 3 मीडियम के ए बी सी 1.61, ये 1.51 ले लो पहले, फिर 1.61 ले लो, फिर 1.47, ठीक है। सो ये 3 मैंने मीडियम ले लिए,
1.51, 1.61, 1.47। आपको क्या बताना है, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज, फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड चलो अभी देख लेते हैं, कोई नहीं, तो पहले मैक्सिमम और इसका मिनिमम लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का है, तो मिनिमम जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो बी मीडियम में होगी, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है उसका। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो 1.47 मींस सी। तो सी मीडियम में आपकी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी और बी मीडियम में सबसे कम होगी। अब देखो इसको अरेंज भी करने को बोल सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो सी में है, फिर ए में है, फिर बी में है। तो आपको अरेंज करना भी आना चाहिए। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इसका जो थर्ड पार्ट था वो ये भी आपसे पूछ सकते थे, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी और मीडियम दे देंगे, ये दो पार्ट इसके थे और थर्ड पार्ट बिल्कुल अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट ने देखा भी होगा ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह, और ये आता भी है। अगर डायमंड नहीं आएगा कोई और मीडियम आ जाएगा, उसकी कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देनी है। तो देखो इसके बाद इसमें आंसर क्या लिखेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, उनको ना फ्रेज करना नहीं आता कि क्या लिखे हम, तो वो ये तो बोल देते हैं कि n इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, सी की वैल्यू हमें गिवन होती है, कांस्टेंट होती है, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि v इज इक्वल्स टू सी बाय दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा डायमंड के लिए हो सकता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना डायमंड की, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से डिवाइड बाय 2.42 टाइम्स होती है, या फिर 1/2.42 टाइम्स। तो हमें यही लिखना है स्टेटमेंट में। दिस स्टेटमेंट मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is 1/2.42 times the speed of light in air। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आप इस पार्ट को कैलकुलेट करके लिख देना, विच इज अराउंड 1.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 3 × 10 की पावर 8 पुट कर दूंगा तो ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.25 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम इज दिस, तो आप लोग उसकी जगह पे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल देना। अगर डायमंड नहीं आएगा तो वो डाल देना और उसकी वैल्यू को यहाँ डाल के सॉल्व कर देना। तो ये आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसमें सिर्फ यहाँ पे छोड़ के आ जाओगे, लिखोगे नहीं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इससे मतलब सीधा ये है कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है एक मीडियम में, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप डिवाइड करोगे, आपको मिल जाएगा, सिंपल। तो यही आपको लिखना है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स। और अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो कुछ और है, तो हम लिख देते हैं 1/n टाइम्स, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो 1/n टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब वो n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो भी गिवन होगा वहां पे उसको पुट कर लेना। तो जैसे जैसे आपका स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम्स, जो सबसे ज्यादा इसका ट्रिकी है चीज। बस प्रे ये करो कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में ना आए। अगर आपको लॉजिकली अगर आप लॉजिकली क्लियर हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, हम किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा N12, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ये N12 का मतलब है। काफी सारी जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा,
ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है उसमें, आप ऐसे लिख लो N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसका निकालना है, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में होती है, तो यहां भी हम वही लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे, क्योंकि मेरे को 1 का निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू 2 ना, तो ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, सिंपल। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट पे निकालना है उसकी स्पीड ऊपर, जिसकी निकालना है उसका नीचे। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट पे निकालते हो वो आपके डिनोमिनेटर में होता है मैथ्स में, बट यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c या v, तो ये आपका रेसिप्रोकल में आ जाता है इसलिए। ठीक है, ये आपका है फॉर्मूला। अगर आपको निकालना है मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा नीचे, उसकी स्पीड नीचे, एंड देन 2 की स्पीड ऊपर। अगर इसका उल्टा करना है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, सिंपल। अब देखो एग्जाम में ना आप लोगों को शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको उससे समझ में आती है चीजें, तो मैं आपको उसमें 2 चीजें लिख देता हूँ। अगर आपको 2 मीडियम दिए हो और आपको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, जैसे मैंने भी आपको थर्ड क्वेश्चन जो दिया था उसका थर्ड पार्ट, वो एक्चुअल में यही था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो या फिर बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालो, बट वो मैंने आपको वहां पे नहीं कराया। अब देखो, अब इसमें 2 चीजें हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम इज गिवन, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन, एक तो ये चीज हो सकती है। तो देखो N12 आपको क्या निकालना है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसमें अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो ना तो आप डायरेक्टली पुट कर देना N1/N2। ठीक है, मैं एक सेकंड आपको बताता हूं। और अगर आपको स्पीड गिवन है, इफ वेलोसिटी इज गिवन, तो आप उल्टा करोगे जो भी हमने करा। N12 दिया है ना, तो V2 ऊपर V1 नीचे, बहुत सिंपल है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स होता है स्पीड से, तो ये उल्टे हो गए। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो आपको डायरेक्ट कर देना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का सपोज करो 1.5, बी का सपोज करो 1.3, तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो 3/2 4/3। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताओ ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या करूंगा, एन ए ऊपर रखूंगा, एन बी नीचे रखूंगा। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आप याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो एग्जाम में। जिसका निकालना है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसका रखो न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो रखो डिनोमिनेटर में। तो एन ए की वैल्यू है आपकी 3/2, एन बी की वैल्यू है 4/3, तो आंसर आ गया 9/8। लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 9/8। अब सपोज करो आपको वेलोसिटी गिवन है, सपोज मैंने आपको दिया वेलोसिटी ऑफ मीडियम ए इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ मीडियम बी दिया 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल रहा हूँ आप निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने क्या बोला, आप निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे उल्टा कर देना, वेलोसिटी बी ऊपर और ए नीचे। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे आप इसको पुट कर दो, बी भी है 9/4 लिख देते हैं इसको, और वी ए है 3, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/4। लो जी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया आपका 3/4। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल। तो यहाँ पे एक दूसरे के मीडियम में अगर दिया हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू T2, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो N1/N2, अगर आपको स्पीड दी है तो V2/V1। ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम करते हैं इसके, कि अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। ठीक है, देखो
बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है इससे एग्जाम में। अगर लाइट कभी भी, सपोज करो आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, कंडीशन क्या है, n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का ज्यादा है 2 से, ठीक है। अब दूसरी जगह उल्टा कर लेते हैं, n1 से n2 जा रही है अभी भी, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का ज्यादा है 1 से, 2 का ज्यादा है 1 से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ना उसको बोलते हैं रेयरर, है ना, रेयर। और इसका ये रेयर नहीं है, डेंसर, n1 का ज्यादा है ना यहाँ पे, ठीक है, डेंसर टू रेयरर। और यहाँ पे n2 का ज्यादा है तो डेंसर नीचे होगा और रेयरर ऊपर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर टू रेयरर, और इसको बोलते हैं रेयरर टू डेंसर। अब ये मैंने आगे क्या लिखा है, Tn और An में अभी आपको बताता हूं। जब भी लाइट फॉल करती है, जब भी लाइट फॉल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने के लिए, तो वो हमेशा अवे जाती है नॉर्मल से, अवे, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। एक तो ये आपका हुआ केस, इसलिए मैं लिखा ड्रैन, डेंसर रेयर अवे नॉर्मल। डेंसर से रेयर जाएगी तो हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट, ये रे वैसे इस तरफ आनी चाहिए थी सीधी, बट ये अवे चलेगी, ठीक है। अब इसको देख लो, ये होता है टूवर्ड्स नॉर्मल, कि लाइट कभी भी अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो हमेशा टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। ये ऐसे जा रही थी बट ये ऐसे बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो हमेशा एंगल आर आई से बड़ा होता है, देख लो आपको दिख रहा है, बहुत इजीली विजिबल है। और जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो हमेशा एंगल आई बड़ा होता है आर से, क्योंकि एंगल आर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल, लेकिन जब ये न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। तो ये आप देख लो, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आएगा, यहीं पे बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से। देखते हैं आ जाएगा शायद, यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि मैंने 3 मीडियम लिए हैं, ए बी सी, तीनों मीडियम में मैंने जो एंगल आई रखा ना वो 40 रखा। तीनों मीडियम में मैंने लाइट को सेम एंगल पे फॉल कराया, तो मैंने ये देखा कि एंगल आर जो था ना वो मीडियम ए में था, वो 25 डिग्री, मीडियम बी में था 15 डिग्री और मीडियम सी में था 30 डिग्री, ठीक है। तीनों ही मीडियम में एंगल आर जो था वो आई से कम हो गया, तो इसका मतलब कौन सा केस है ये, रेयर टू डेंसर। क्लियर हो गया ये बात आपको, ठीक है। मैं अभी इसमें एक चौथा मीडियम भी डाल दूंगा, पहले मैं जो मेन क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। तो जब मैंने एंगल आई, तीनों ही मीडियम पे मैंने क्या किया, एंगल आई, तीनों ही मीडियम में मैंने सेम एंगल पे लाइट को फॉल कराया। तो मैंने ये देखा कि एंगल आर ए मीडियम में 25 था, बी मीडियम में 15 था, सी मीडियम में 30 था। अब मुझे ये बताना है इसमें से सबसे डेंसर मीडियम कौन है या फिर रेयर मीडियम कौन है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि तीनों ही मीडियम में क्या सिमिलैरिटी है। तो हम लोग सिमिलैरिटी ये बोलेंगे कि तीनों ही केस में जो केस हो रहा है हमारा, तीनों ही केस में जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि तीनों ही केस में रेयर टू डेंसर जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं, बिकॉज एंगल आई हमेशा एंगल आर से बड़ा है तीनों ही केसेस में। तो ये हो गया सिमिलैरिटी। वो आपसे ये पूछ सकता था कि व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग यही आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि तीनों ही केसेस में रेयर से आपका डेंसर जा रही है लाइट, ठीक है। अब चलो आगे। अब आप ये बताओ मुझे कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें से सबसे
डेंसर मीडियम कौन है? मुझे एक बात बताओ, जब लाइट आपकी ऐसे आई और वो इधर की तरफ बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ पता है आपका बेंड क्यों हुई है? अगर आपने ये चीज देखा हो तो हमने ये स्टडी करी अभी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका मीडियम डेंसर है तो ये जो इनिशियली स्पीड आ रही थी लाइट की, जो स्पीड थी यहाँ पे वो ज्यादा थी और यहाँ पे आपकी हो गई कम, ठीक है, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था इस मीडियम का, ठीक है, ओके। तो ये इस वजह से बेंड हो गई। तो हमें ये नहीं, तो आई थिंक हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। भाई ऐसे भी तो हो सकता था ना, देखो ये बेंड हुई, ये बेंड हुई, ये तीनों ही बेंड हो रही है एक तरह से, बट ज्यादा जो बेंड होगी मतलब उस केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा लाइट बेंड होगी उतना ही एंगल छोटा हो जाएगा। देखो अगर कोई ऐसे आगे ऐसे बेंड हो रहा है तो ये एंगल ज्यादा है। भाई देखो ये भी बेंड ही होता है, ये भी बेंड हो रहा है, ये एंगल इस एंगल से ज्यादा है। तो आप लोग सिंपल यहां लिख लो कि जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी ना, जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उतना ही ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और उतने ज्यादा आपका मीडियम डेंसर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी उल्टा हो गया। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। या अपने पॉइंट्स में देखो बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके मैंने आपको सिखा दिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो बेंडिंग ज्यादा होगी, जैसे आपको अच्छा लगे। लो बेंडिंग ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, सिंपल। तो ये सारे तरीके हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मीडियम बी इज मोस्ट डेंस मीडियम, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंस जो है वो मीडियम बी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी सबसे ज्यादा है, उसके बाद ए आएगा, देन लास्ट में सी आएगा, ठीक है। लेकिन जिस भी मीडियम से लाइट आ रही थी पहले उस मीडियम से तो तीनों ही मीडियम आपके डेंसर है, ये बात आप बोल सकते हो। सपोज करो हम लोग बोल सकते थे कि एक और मीडियम है पी, तो मीडियम पी से ए जा रहे हो, मीडियम पी से बी जा रहे हो, मीडियम पी से सी जा रहे हो। तो एक बात तो श्योर है कि पी का मीडियम तीनों से, ए बी और सी से, तीनों से ही कम है, क्योंकि तीनों ही केसेस में रेयर से डेंसर वाला केस है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक और डाल देता हूं डी, सपोज मैं इसमें एक और डाल देता हूं डी, जो हो गया 40 पे आगे 40, चलो एक और ले लो 40 और एक ले लो ई, ए बी सी डी 50। लो मैंने दो मीडियम और डाल दिए। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन में हर चीज समझा दूं। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, बट देख लो। इसके बाद देखो इसमें क्या है कि जो मीडियम, पहले हम लोग ई देखते हैं, ठीक है। मीडियम ई में क्या हुआ कि एंगल आई जो था ना वो छोटा हो गया एंगल आर से। तो इसमें क्या हुआ फिर, इसमें तो ये हो गया ना कि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब लाइट अवे जाती है तभी तो एंगल आर आपका बढ़ता है। देखो जब लाइट अवे जाती है तो आपका एंगल आर बढ़ जाता है। इसका मतलब जो मीडियम डी है वो मीडियम पी से रेयर है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इसको पॉज कर करके समझ लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी ज्यादा क्यों था, बिकॉज डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। तो डेंसर इज पी, रेयर इज डी। तो इन केस ऑफ पी एंड डी आपका जो मीडियम पी है वो ज्यादा डेंसर है, क्योंकि अवे चलेगी, आपको इजीली विजिबल है कि एंगल, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे ई आएगा, सॉरी ई का तो, डी का तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा, ये ई है, ठीक है, नॉट डी।
तो ई के केस में हमें ऐसा क्यों लगा पता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एंगल रिफ्रैक्शन ज्यादा है एंगल आई से। सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाना, जितना आप सिंपल रखोगे उतना याद रहेगा, कॉम्प्लिकेट मत करो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मीडियम डी। यार मीडियम डी में तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ इसका कि जिस एंगल से आर की लाइट आई आर वो इक्वल है। ऐसा होता है तब जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, तो P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स D के इक्वल है। तो एक ही क्वेश्चन में सारे लॉजिक मैंने आपको समझा दिए कि जब ऐसा हो जाए तो आप बोलना कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, तो इस केस में नो डिविएशन, लाइट की कोई भी डिविएशन नहीं होती है इस केस में, ठीक है। तो ये आपका एक और कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने लास्ट अभी डिस्कस करा है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे पक्का क्वेश्चन आता है अगर बोर्ड में आया तो। लास्ट 2 साल से तो इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो तो लास्ट हम लोग इसमें कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है बनाने के लिए। तो आप एक ग्लास स्लैब बना लो। ग्लास स्लैब क्या होती है, थिक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है ऐसे मोटी सी, उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियसली ये एयर होगी और ये ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ऑब्वियसली ग्लास इज डेंसर देन एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है एयर से, तो फॉर दिस इंटरफेस ए बी एंड दिस इंटरफेस इज पी क्यू, ठीक है। तो ए बी इंटरफेस में हमारा क्या केस बनेगा, ए बी इंटरफेस में हमारा केस बनेगा रेयर टू डेंसर, पहला केस इस इंटरफेस के लिए, क्योंकि एयर से ग्लास में एंटर करेगी लाइट, तो रेयर टू डेंसर वाला केस बना। तो रेयर टू डेंसर तो टूवर्ड्स नॉर्मल होता है ना, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गई बेंड, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। यहां लिखेंगे एंगल आई, यहां लिखेंगे एंगल आर। देखो रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ी सी बेंड हो गई, ठीक है, ओके। अब इस वाले इंटरफेस के लिए क्या होगा, डेंसर टू रेयर, क्यों, क्योंकि लाइट ग्लास से अब एयर में बाहर आने वाली है, तो यहां पे भी हम लोग नॉर्मल बनाएंगे एक पहले, ठीक है। अब इस केस में यहां पे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, लो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं दोनों, तो ये भी R1 R2 आप लिख सकते हो, ये RR लिख दो। अच्छा ये वाला जो एंगल है ना, इसको E बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि यहाँ पे जो रे है आपकी वो आपकी फाइनली बाहर आ रही है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। मैं बता रहा हूँ अभी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सपोज करो ये आपकी जो ग्लास स्लैब है ये होती ही नहीं, तो ये रे कुछ ऐसे आनी थी, ये रे कुछ ऐसे आनी थी, बट हुआ क्या, ये इतनी ज्यादा देखो डिस्प्लेस हो गई, तो इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी। ये आपको ऐसे बनाना है। अब इसमें एंगल बता देता हूं मैं, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होता है, सेम होते हैं एंगल दोनों हैं। ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक, क्योंकि ये इमरजेंट रे बोलते हैं इसको। ये जो इनिशियल रे थी आपकी, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड लास्ट वाली इज द इमरजेंट रे। इमरजेंट रे हमेशा एंगल ऑफ इमरजेंस बनाती है बाहर। अब ये जो इंसिडेंट रे, देखो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसलिए मैं लिख रहा हूं। इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल होती है इमरजेंट रे के, और इसीलिए एंगल आई जो है ना वो हमेशा एंगल ई के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, तब पता लगेगा। तो अगर ये कुछ भी नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसे आती, बट एक्चुअल में ये ऐसे चलेगी। तो ये दोनों रेस पैरेलल है, और पैरेलल रेस के बीच में आपका डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। और इसीलिए एंगल आई और एंगल ई हमेशा इक्वल होता है, बिकॉज दोनों रेस पैरेलल है। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन, जो मैंने आई थिंक कंप्लीट कर दिया है। बाकी न्यूज के लिए एमसीक्यूज वगैरह, तो तब तक के लिए आप एक बार स्टडी करें आराम से, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैंने थोड़ा शायद से खत्म कर दिया, कुछ 1-2 टॉपिक रह गए हैं, 1-2 क्वेश्चन, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।